तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। गाइस, ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था का मास्टर सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें हम हर एक पार्ट में 50 शानदार प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जो इंडिया में या अपने देश में जो इमरजेंसी लागू की जाती है, इन चार में से किस आधार को लेके इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक शांति का खतरा। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे आप देश में इमरजेंसी यानी कि 352 को आप लगा नहीं सकते हैं। तो आंतरिक शांति को खतरा बता के देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इन तीनों आधार पर जो राष्ट्रपति है वो क्या इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित की जा सकती है। तो देखिए, अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत में इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। 352 के साथ साथ दो जो है अनुच्छेद वो जो आपको याद रखना है वो है 356 और है 360। ठीक है, ये दोनों को भी याद रखना है। 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन उसे कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसे। वहीं 360 है, उसे हम वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आर्म रिबेलियन, ठीक है, या वॉर, या फिर बाहर से अगर जो अगर बाहर से कोई चाइना हो या पाकिस्तान हो वो अगर युद्ध करता है या आक्रमण करता है तब। तो ये तीन कंडीशन पे जो है वो 352 को रिवॉक यानी कि 352 को लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये संवैधानिक मशीनरी की विफलता पे 356 लगाया जाता है। आंतरिक अशांति को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसके आधार पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। और आक्रमण यहाँ पे लिखा नहीं है ये आक्रमण किस प्रकार का है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर यानी कि अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। तो भारत के जो राष्ट्रपति है तो मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। देखिए, इससे पहले फ्रेंड्स आपको जानना होगा अनुच्छेद 358। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक तो 358, देखिए 358 को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत आपको जो जितने भी राइट्स दिए गए हैं, कुल कितने राइट्स दिए गए हैं, ये सवाल आपके लिए है। आप बताइए हमें सवाल कमेंट बॉक्स में कि 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं भारत के नागरिक को। तो देखिए, 358 की बात कर रहे हैं तो 58 के अंतर्गत जो 19 में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो सभी प्रेसिडेंट जो है वो आपसे छीन लेते हैं। ठीक है, आपके राइट्स को स्थगित कर देते हैं 358 के अंतर्गत। लेकिन आप जैसे ही 359 पे जाते हैं, अनुच्छेद 359 पे, तो 359 के अकॉर्डिंग अब बात आ जाती है कि पूरे जितने भी राइट्स 58 में तो कुल 19 आपसे सिर्फ 19 अनुच्छेद नंबर 19 में दिए गए जो अधिकार है उनको छीना जा रहा था या स्थगित किया जा रहा था। लेकिन 359 के अकॉर्डिंग आपको जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं या जो भी अधिकार दिए गए सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि आपसे जो आपको जो राइट्स दिया गया है किसमें, अनुच्छेद 20 और 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 में जो राइट्स आपको दिए गए हैं वो राइट्स आपके नहीं छीने जाएंगे। ठीक है,
अनुच्छेद 20 और 21 में जो राइट आपको दिए गए हैं वो राइट आपसे नहीं छीने जाएंगे। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, अच्छे से आप इसको समझिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताया मैंने, अनुच्छेद 359। ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 और 21 इसमें छूट रहा है। 58 की बात करते हैं तो 58 में 19 के अंतर्गत जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो सभी छीन लिए जाते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार के राइट्स हमें दिए गए हैं, सबका नाम लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 और 21। देखिए ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। इन दोनों राइट्स को किसी भी कंडीशन में संविधान से हमें अलग नहीं किया जा सकता, या राष्ट्रपति हो या केंद्र सरकार हो, कभी भी 20 और 21 आर्टिकल के अंदर जो भी शक्तियाँ या जो भी अधिकार हमें दी गई हैं वो हमसे नहीं छीनी जा सकती हैं। अनुच्छेद जो 20 है वो क्या बात करता है, अनुच्छेद 20 कहता है कि एक जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती किसी को। ठीक है, अगर आपने 5 कलम चोरी करी है या आपने 1 कलम चोरी करी है तो इसके 5 बार आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता कि लेकिन कि 1 कलम के लिए अलग सज़ा, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए एक, चौथे के लिए एक, 5वें के लिए नहीं, आपको चोरी का सज़ा दिया जाएगा कलम के लिए। तो वही है कि एक जुर्म की 2 बार सज़ा नहीं मिलती है। दूसरा जो अनुच्छेद 20 में जो कहा गया बात वो ये है कि आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपने अगर क्राइम भी किया है तब भी आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप कोर्ट में जाके अपने ही विरुद्ध गवाही दे। तो ये 20 में जिक्र किया गया है, तो ये राइट्स आपसे नहीं छीना जाता है। साथ ही साथ आपसे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसको राइट टू लाइफ कहते हैं, प्राण का अधिकार, ठीक है, तो ये भी आपसे छीना किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकता है। हाँ, आर्टिकल 21 आपसे कैसे आपका छीना जा सकता है, सिर्फ विधि के द्वारा जो भी स्थापित है, जो भी नियम उसके द्वारा। मतलब अगर आप मर्डर किए हैं तो कानून में मर्डर के लिए अगर फांसी की सज़ा है तो वो फांसी लगा के आपका जान लिया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी कंडीशन में आपसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए राइट, मतलब राइट टू लाइफ, ये आपसे छीना नहीं जा सकता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 20 और 21। अगला प्रश्न देखिए, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर। देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने का मेन मुख्य कारण ये होता है, 2 कारण होता है। पहला कारण तो ये होता है कि संविधान के अकॉर्डिंग राज्य सरकार ना चले, पहला, ठीक है, पहला कंडीशन जो है कि संविधान के अकॉर्डिंग राज्य सरकार ना चले। दूसरा जो कंडीशन है वो यह है कि यहाँ पे बहुमत, जो सरकार है उसको पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो सरकार बनाने के लिए। तो ये दो कंडीशन है जिस कंडीशन पे जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किसके रिकमेंडेशन से, गवर्नर के सलाह पर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर के सलाह पर। अगला प्रश्न देखिए, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो आपातकाल को घोषणा अगर हो गया है राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसको संसद से स्वीकृति दिलानी ही होगी, ठीक है, तो रखा जाना चाहिए, जो संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए वो आवश्यक है कितने दिन के अंदर। तो इसका राइट आंसर है 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, ठीक है। जो इमरजेंसी लागू हुआ है उसको संसद से पास करवाना होगा, ठीक है, नहीं तो ये फिर सीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये पीसीएस में। राइट आंसर हो जाएगा के.एम. नाम्बियार, ठीक है। जो राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार दिया गया, इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट को दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक धोखा है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये के.एम. नाम्बियार ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल की जिक्र की गई है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कभी नहीं। इस अनुच्छेद को कभी 360 को यूज़ ही नहीं किया गया अभी तक भारत में। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की आपातकाल है? 3। फाइनेंशियल, एक प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा क्या, जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विधायकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन बिल है उसको अलग अलग, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना इम्पॉर्टेंट है, 2/3 दोनों सदन के अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो जो संशोधन भारतीय संविधान में जो किया जाता है वो अनुच्छेद 368 को यूज़ करके संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो जो संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी पहल कौन से हाउस में या कौन से सदन में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है डी, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में भी या फिर लोकसभा में। तो दोनों सदन में इसकी शुरुआत पहल की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो देखिए जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में पारित था वह संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से। आप अगर हमारे इस मास्टर सीरीज का पार्ट 2 या 3 देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ था तो ज़मीन का जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। इसके कारण कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीन थी लेकिन बहुत से लोगों के पास कुछ भी ज़मीन नहीं था, तो इसको इक्वली बांटने के लिए या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार ज़मीन जो है बड़े बड़े ज़मींदारों से लेना चाहती थी। लेकिन ज़मींदार क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन करते थे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो राज्य सरकार उससे ज़मीन फिर नहीं ले पाती थी उन ज़मींदारों से। इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो संशोधन किया गया था 1951 में, ठीक है। तो इस संशोधन के बाद फिर जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार। कानून से लड़िए आप, राज्य सरकार से लड़िए, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो फिर उसको हटा दिया गया। उसके बाद ज़मीनों का जो है वो कृषि के लिए बहुत तरीके का उसका बहुत सारा उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग एंगल था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से के संरक्षण से संबंधित था। 1951 में जो पारित हुआ था संविधान संशोधन बिल, इसको किस में रखा गया था? इसको अनुसूची, अच्छा चलिए ये सवाल आपके लिए है कि जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो बदलाव किए गए थे इसको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में डाला गया है, ठीक है, किस अनुसूची में इस संविधान संशोधन को घुसाया गया था? आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है, तो जो 93 जो नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? वो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। लेकिन ये 93 नहीं होगा, ये 86 होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शन क्वेश्चन सही है, ये गलती से 93 है, ठीक है। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे संबंधित था? 6 से 14 वर्ष के आयु की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। 93 संविधान संशोधन अब आ गया तो यहाँ उसके बारे में जान जाइए कि 93 जो संविधान संशोधन था वो एस टी और ओबीसी को प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, प्राइवेट जो संस्थान होते हैं उनमें रिजर्वेशन देने से संबंधित था 93 संविधान संशोधन। तो ये 6 से 14 वर्ष वाली बात जो है वो 86 संविधान संशोधन में डाली गई थी, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन RTE। 20 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, देखिए 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया? तो देखिए इसको लागू जो किया गया था वह वर्ष 2010 में किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो 86 जो संविधान संशोधन किया गया था तो इसके बाद 21A करके अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में डाल दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन RTE, ठीक है, RTE जो है वह किस में है? तो 21
ए अनुच्छेद में है। ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क इस क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि इस समय इसके प्रधानमंत्री कौन थे। आप सबने लगभग सही आंसर दिया, राजीव गांधी थे। ठीक है, इसको अनुसूची 10 में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 58वां 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 58वां संशोधन जो 1987 में हुआ था, उसके द्वारा ही हिंदी पाठ को संविधान में जो प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। तो जो 79वां जो संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और प्लस यहाँ एक चीज़ छूट गया, एंग्लो इंडियन। ठीक है, इनके आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव नंदा भारती केस का महत्व इसलिए है कि केशव नंदा भारती केस का जो महत्व है इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है वो केशव नंदा भारती केस से ही दिया गया था, जिसे कभी भी संशोधन के द्वारा भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर को। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर क्लियरली अभी तक मेंशन नहीं किया गया संविधान में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद। ठीक है, ऑप्शन सी, संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं सकता। 26 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता होगा 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे बदलाव किए गए थे 42वां संविधान संशोधन के बाद, यानी कि उसके जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो है वह मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक नया जोड़ा गया पार्ट 4A, इसमें जितने भी मौलिक कर्तव्य है उन सभी मौलिक कर्तव्यों को डाला गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित जो करता है वह है 91 संविधान संशोधन। 91 जो है वह संविधान संशोधन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। कितना करता है? तो 15%, या स्टेट में या सेंटर में, दोनों जगह जो मिनिस्ट्री होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्टर होगी, वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है टोटल के। ठीक है, तो याद रखेंगे इस फैक्ट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो जो सिक्किम है वह नया राज्य कब बना? वह 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, राज्य की नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। ठीक है, केंद्र सरकार की है। यह तार्किक प्रश्न है। देखिए आप इसमें ध्यान से समझिए, नॉर्मली तो स्टेट भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी नागरिक की हमारी सुरक्षा ध्यान देती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भारत के नागरिक की सुरक्षा की जो बात है वह केंद्र सरकार के साथ ही आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर कमीशन ने ए ठहराया है, केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी बार आपातकाल जब लगाया गया उस वक्त जो भारत में प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी के समय ही दूसरी बार 1975 में तीसरी बार इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। अभी बताया मैंने आपको 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसे लगाया गया था। अगला प्रश्न है मिजोरम को किस संविधान संशोधन द्वारा और कब राज्य का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 53वां संविधान संशोधन जो था 1986, ठीक है, 1986। प्रश्न संख्या 35 कहता है मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो मध्य प्रदेश में जो है वह कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी राज्य के संदर्भ में करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा तार्किक है, आप ध्यान से समझिएगा। राज्यपाल जो है ना, देखिए यहाँ पहला क्या कहता है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 विलंबन ऑप्शन जो है हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ ये बात नहीं है। दूसरा कहता है कि संसद को राज्य सूची पर विषय या कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये भी नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको, राज्य की विधानसभा विघटित हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले विधानसभा विघटित की बात कर ले तो देखिए यह राज्यपाल अपने विवेक से करते हैं इसको, ठीक है, विवेक से करते हैं और उसके लिए भी कंडीशन है कुछ कुछ कि कब वो कर सकते हैं। तो देखिए कानून जो बनाने का अधिकार है ना, तो कानून अब जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है किसी स्टेट में, तो अब तो सब चीज़ वहाँ का प्रशासन कौन संभाल रहे हैं, राज्यपाल संभाल रहे हैं। अब राज्यपाल जो संभाल रहे हैं तो कानून जो भी बनाना है, किस प्रकार से राज्य को चलाया जाएगा, कानून तो राज्यपाल बनाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के दूत होते हैं, तो जो भी काम राज्यपाल करते हैं वो क्या किसकी मर्जी से करते हैं, राष्ट्रपति की मर्जी से करते हैं। केंद्रीय जो कार्यपालिका होती है उसकी भी शक्ति जो किसमें निहित है, किसके नाम पे होती है, राष्ट्रपति के ही नाम से होती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है, क्योंकि फाइनली जो हस्ताक्षर के लिए जो राज्यपाल बदलाव करेंगे या कुछ नए कानून लाएंगे वो राष्ट्रपति को बदलाव करने के लिए भेजेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के पास वो बिल भेजेंगे, तब राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी जाके फाइनली क्या होगा कि वह कानून बनेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है, ठीक है। और विधानसभा विघटित नहीं होती है, यह विघटित देखिए राष्ट्रपति शासन लगता है 2 कंडीशन में। मैंने बताया आपको कि अगर कोई स्टेट है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तब, या वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी नहीं मिली तो मेजोरिटी नहीं मिलने के केस में क्या होता है कि जो राज्यपाल है कुछ समय देते हैं पार्टीज़ को कि आप मेजोरिटी प्रूव कीजिए। तो इसलिए तुरंत ऐसा नहीं है कि विधानसभा विघटन हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक घोषणाएं किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के समय में सबसे अधिक जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणाएं हुई हैं। 38 नंबर प्रश्न यह कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की जो संघीय प्रकृति है, फेडरल जो फीचर्स हैं, इसके जो भी यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स हैं वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। सारा पावर एक पीएम के हाथ में आ जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर पीएम के हाथ में ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में सारा पावर आ जाता है प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% निश्चित किया गया है। तो यह राइट आंसर है 91 संविधान संशोधन के द्वारा ही 15% जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सीमित होगा, इसका जो एक्सटेंशन होगा जो 15% ही रह सकता है, ठीक है, इसकी जो फैलाव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 को यूज करके करते हैं। 368 का इस्तेमाल करके हम संविधान में संशोधन करते हैं। और 3 प्रकार के जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें पहला जो आता है वो किस तरह का होता है, वो सिंपल मेजोरिटी होता है।
दूसरा आता है स्पेशल मेजोरिटी, होता है दोनों सदन का स्पेशल मेजोरिटी, दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है बिल। तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ या हाफ से ज़्यादा स्टेट से भी उसे पास करवाना होता है उस बिल को। तो 3 प्रकार से जो है संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए 7वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह पारित किया गया था 56 में किया था, 1956 में। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत को जो है ना स्टार्टिंग में शुरू में 4 भाग में बांटा गया था, कैटेगरी किया गया था। एक्चुअली इंडिया को जितने भी स्टेट है उसको कैटेगराइज किया गया था, A, B, C, D इस प्रकार से। तो ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसमें जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की पावर मिल गई सरकार के पास। ठीक है, तो स्टेट को फिर से सरकार ने रीऑर्गेनाइज किया, जिसके तहत जो ग्रुप सी में जो लोग आते थे, जितने भी स्टेट ग्रुप सी में आते थे उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। A, B, C और D 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था भारत के सभी स्टेट को, लेकिन सी वाले जो भी सी वाले जो स्टेट्स थे उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ये सब काम कब हुआ था? 7वें संविधान संशोधन में। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 कहता है कि गोवा और दमन दीव को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वां। ठीक है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही गोवा, दमन और दीव को भारतीय के संविधान में शामिल किया गया, भारत के संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन का संबंध है। तो 21वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह किससे है? तो 21वां संविधान संशोधन का संबंध है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित है 21वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क, याद रखेंगे इसको। प्रश्न संख्या 44 है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 69। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो राज्य का बजट है वो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 101। ठीक है, 101 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके द्वारा जीएसटी को पारित किया गया था। संख्या प्रश्न है 47 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन की अधिसूचना जारी करता है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 358। तो राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन की अधिसूचना जो अनुच्छेद 358 के जरिए जारी करता है, लेकिन साथ में 358 भी है। ठीक है, 359 भी है। बताया था मैंने कि 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए सभी जो अधिकार है उसको सीज कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 359 का अगर यूज़ करेगा राष्ट्रपति तो इनको करने के बाद जितने भी अधिकार आपको दिए गए 20 और 21 को छोड़ के सभी अधिकार को जो है सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री शब्द किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट मंत्री शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 393 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 393 है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है संविधान के नाम से। ठीक है, तो जो संविधान का नाम क्या दिया गया है? तो संविधान का नाम दिया गया भारत का संविधान। क्या दिया गया? भारत का संविधान। प्रश्न संख्या लास्ट है हमारे इस पॉलिटी के 1000+ प्रश्नों के मास्टर सीरीज के पार्ट 9 का लास्ट प्रश्न है जीएसटी किस क्रम का विधेयक है? तो ये जो बिल है कितना नंबर बिल है, इसका क्रोनोलॉजी क्या है जो बिल पेश की जाती है सदन में? तो इसका रैंक है 122वां नंबर बिल है जीएसटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शानदार 50 प्रश्न पार्ट 9 के मास्टर पॉलिटी सीरीज़ के। और इस मास्टर पॉलिटी सीरीज़ को इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया चैनल पे। तो अगर आप चाहें तो सारे वीडियोस आप जाके चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी वीडियो को उस प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है
और मैं आपसे कहूँगा आप सारे वीडियोस को देख ले, बहुत ही अच्छे प्रश्न, बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न सारे लिए गए हैं। ठीक है, तो अब बारी है हमारे क्विज की। कल एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर है मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के लिए सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट जो है रिजर्व है। ठीक है, आज का प्रश्न है आपके लिए कि पंचायत को अगर भंग कर दिया जाए, क्वेश्चन सुनिएगा, पंचायत को अगर भंग कर दिया जाए तो इलेक्शन कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 1 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, ऑप्शन डी है 1 ईयर। क्वेश्चन फिर से, अगर पंचायत को भंग कर दिया जाए, ठीक है, पंचायत को अगर भंग किया जाए तो पंचायत का जो इलेक्शन है कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य है? 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर? आप इस सवाल का जो जवाब है, और इसके साथ ही पूरे वीडियोज़ में मैंने जितने सवाल आपसे पूछे हैं उन सभी का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, लिख के दीजिए पूरा। अगर इसके साथ भी कुछ और डिटेल आपको आता है तो वो भी आप साथ में ऐड करें, इससे आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे और भी जो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स आते हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। एक सवाल आप और लिख लीजिए कि जो 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर माने कृषि। बी है शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा। तीसरा है पुलिस। चौथा है डिफेंस, सुरक्षा। तो ये 4 ऑप्शन जो आपको दिया गया है इसमें से कौन जो है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वह समवर्ती सूची में आता है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन समवर्ती सूची में आता है। पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन शिक्षा, तीसरा ऑप्शन पुलिस, चौथा ऑप्शन रक्षा, डिफेंस। तो इसका भी आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही आप अपना एक लाइक और एक कमेंट से आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।